1999 में पाकिस्तान और चीन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें कि दोनों ही देशों को बराबर पैसे मिलाकर JF-17 थंडर को डेवलप करना था और इसके बाद चीन के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा दोनों के द्वारा ही अपनी एयरफोर्स में इसको इंडक्ट करना था। इसमें एक लो कॉस्ट, लाइट वेट और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट डेवलप करना था जो कि चाइनीज एयरफ्रेम, वेस्टर्न एवियोनिक्स और रशियन इंजन का मिला जुला समन्वय होने वाला था। पाकिस्तान ने यह सोचा कि भारत के Su-30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 से टक्कर लेने वाला एयरक्राफ्ट वो डेवलप कर पाएंगे चीन के साथ, और ऐसा ही चीन ने भी सोचा था कि वो एक सुपीरियर कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट डेवलप कर पाएंगे। पर हुआ उसका उल्टा। ये लो कॉस्ट वाला एयरक्राफ्ट तो बना पर क्वालिटी में ये चाइनीज एवियोनिक्स लिया हुआ और चाइनीज वेपन लिया हुआ एक एयरक्राफ्ट बन गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पाया कि इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉस्ट अभी के कंपेयर में जो मॉडर्न वेपन्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने चीन से इसको कम करने की मांग की, पर अभी तक ये कम नहीं हो पाई है। पर क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पैसे इसमें लग चुके थे, दोनों ही एक सो कॉल्ड अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो जब पैसे लग गए थे तो चीज को एक्सेप्ट करना लाजमी हो गया था। इसलिए चीनी एवियोनिक्स के साथ लगा हुआ ये हाई कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट वाला एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के मत्थे पड़ गया और उन्होंने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के द्वारा इसको 58%, इसके जो प्रोडक्शन में 58% जो भूमिका है वो निभानी थी, पर अभी तक ये रियलिटी नहीं हो पाया है। कामरा के द्वारा जो रॉ मटेरियल है वो चीन से खरीदा जाता है। इसके अलावा इसके प्रोडक्शन किट भी खरीदे जाते हैं चीन से, और केवल इनको PAC कामरा में केवल एक तरह से असेंबल किया जाता है। यहाँ पर कुछ सब असेंबलीज बनाई जाती हैं जैसे कि विंग, फ्रंट फ्यूजलाज और टेल, पर इन सब का मटेरियल फिर से चीन के द्वारा ही उनको प्रोवाइड किया जाता है। रॉ मटेरियल चीन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में जो मैक्सिमम सामान है, सिस्टम है, वो चाइनीज़ है, साउथ अफ्रीकन है और यूरोपियन है। इसके अलावा इसकी इजेक्शन सीट जो है वो मार्टिन बेकर की है, जो जनरली कई एयरक्राफ्टों के लिए इजेक्शन सीट सप्लाई करते हैं। तो फिर से यहाँ पर पाकिस्तान की कोई भी भूमिका, जो उनको कहा गया था कि 58% उनका शेयर रहेगा इसके प्रोडक्शन में, उन्हीं का सामान इस्तेमाल किया जाएगा, वो फिर से देखने को नहीं मिलता है। और इन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, उसको एक असेंबली लाइन जो कि पाकिस्तान में डाली गई है उसमें एक तरह से असेंबल कर दिया जाता है। ये जो पूरा प्रोग्राम था उसकी एक सबसे ख़राब बात ये थी कि 2009 से इसका इंडक्शन किया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट का इंडक्शन किया जाना स्टार्ट कर दिया गया है और 115 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं, जो कि लगभग 5 स्क्वाड्रन या 6 स्क्वाड्रन के बराबर होते हैं। पर अभी तक उनको डुअल सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं दिया जा रहा था। अब जाके उनको दिसंबर 2020 में ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्राप्त होना स्टार्ट हुए हैं, और जो कि कहा जा रहा है कि एक फॉर्मेलिटी की ही तरह हैं। ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो अभी भी अनसर्विसेबल हैं, यानी कि उनका इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते हैं। केवल फोटो खिंचाने के लिए ये एयरक्राफ्ट उनको प्राप्त हो चुके हैं। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट को उसके एवियोनिक्स, वेपन और इंजन की कैपेबिलिटी से जज किया जाता है। इनमें से कोई भी चीज़ इस एयरक्राफ्ट में अच्छी नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने ट्राई किया कि भारतीय एस्टेब्लिशमेंट पे या भारतीय क्षेत्रों में वो बम गिरा पाएंगे, उनके बम में जो लगे रेंज एक्सटेंशन किट थे उसके माध्यम से उन्होंने सोचा कि वो भारतीय क्षेत्र में हमला कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं कर पाए। वो इस कारण से कि इसका जो रडार है वो भारत का जो पूरा वातावरण था, जो एयरक्राफ्ट के द्वारा जैमर इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनसे पार नहीं पाया। और ये कहा गया इनकी तरफ से कि केवल कुछ बम गिराए गए हैं और वो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, इसको देखते हुए गिराए गए हैं। पर एक्चुअलिटी ये थी कि वो हमारे किसी भी टारगेट को हिट कर ही नहीं सके। जब कोई देश कई एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है तो उन एयरक्राफ्टों के बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए, पर पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट में इस प्रकार की कैपेबिलिटी कम ही देखने को मिलती है। पाकिस्तान के द्वारा जो इंडिजिनस लिंक 17 डेटा लिंक डेवलप किया गया है वो JF-17 में इस्तेमाल होता है, पर F-16 के जो लिंक 16 है उससे ये बात नहीं कर सकता है, सफिशिएंट डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों एयरक्राफ्टों में इंटरऑपरेबिलिटी नहीं के बराबर हैं। दोनों ही एयरक्राफ्ट में जो पायलट हैं वो आपस में समन्वय बनाकर नहीं चल सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की भी बहुत ज़्यादा कमी है और अच्छी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इनके पास
नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में ये कहा जाता है कि F-16 के बाद ये उनका सबसे घातक वेपन है, पर जिस एयरक्राफ्ट में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हो ही ना या बढ़िया ना हो, वो किसी भी प्रकार से घातक नहीं हो सकता है। इस एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स का जो हर्ट है या किसी भी एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स का जो हर्ट होता है वो उसका रडार होता है और उसका वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर होता है। इसमें चाइनीज KLJ-7 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक मल्टी मोड रडार तो है, पर इसका जो बिहेवियर है वो काफी गिरा हुआ है और इसमें कई बार ऑपरेशनल और मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती रहती है। इसका जो डेवलपमेंट किया है वो नैनजियांग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है और इसको कई बार ये कहा गया है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, पर अभी तक ये नहीं हो पाई है और इसका जो फेल्योर रेट है वो भी काफी हाई है। इसके अलावा इसके वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर की फेल्योर रेट हाई होने के कारण इसमें जो लगा हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसका जो दायरा है वो भी श्रिंक हो जाता है और ये चीज़ इनके कॉम्बैट एक्सरसाइज में भी देखने को मिली है। ये WMMC इतना ज़्यादा अनरिलायबल है कि पाकिस्तान खुद का WMMC डेवलप करने के लिए मजबूर हो चुका है। इस एयरक्राफ्ट में लगा हुआ जो 23 mm गन है वो तो पहले रुक जाती थी, हवा में ही काम करना बंद कर देती थी, पर अब जाके इसमें बस्टिंग की भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इस एयरक्राफ्ट की एक और बड़ी प्रॉब्लम इसका इंजन है, जो कि रशियन इंजन है और इसमें RD-93 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि कई बार फेल हो जाती है और जब से ये बना है इस पर बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हुआ जा सकता है। इस इंजन के गाइड वेन, एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर में काफी बार क्रैक देखने को मिलते हैं और क्योंकि ये पहले रशिया से चाइना आता है और फिर चाइना के बाद ये पाकिस्तान पहुंचता है, इसलिए इसकी जो सर्विसिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा पुअर हो जाती है। ये चीज पाकिस्तान ने चीन को कई बार कन्वे की भी है। इसके कारण जो इस एयरक्राफ्ट का इंजन का रिपेयर कॉस्ट है वह भी बढ़ जाता है, पर चीन के द्वारा अभी भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया है। हालांकि चीन इसके एवज में WS-13 डेवलप कर रहा है, पर अभी तक वो डेवलप नहीं कर पाया है और उनके ब्लॉक 3 में भी इसी RD-93 का ही इस्तेमाल किया जाएगा, पर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि रशिया ने इसको थोड़ा चेंज किया है और एक्सक्लूसिवली उनके ही एयरक्राफ्ट के लिए इसको नए तरीके से डेवलप किया है, पर इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। इसके अलावा कई बार न्यूज़ में यह भी हम लोगों ने सुना है कि रशिया पे जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं उसके कारण इसके जो स्पेयर पार्ट हैं वो अभी पाकिस्तान तक आसानी से नहीं पहुंचते हैं और समय पर नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण इन एयरक्राफ्टों की सर्विसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इस एयरक्राफ्ट के वेंट्रल टेल में क्रैक देखने को मिलता है, जो कि उनकी पुअर मेटलर्जी और डिज़ाइन को दर्शाता है। चीन ने 4 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट म्यांमार को गिफ्ट में दिए थे और उनके भी वेंट्रल ट्रेल में इस प्रकार के जो क्रैक्स हैं वो देखने को मिलने लगे, डेवलप हो गए। हालांकि नाइजीरिया ने 3 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीदे, पर श्रीलंका बुद्धिमान था, भारत ने असिस्ट किया उसको और उसने इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्लान त्याग दिया। तो वैसे तो पाकिस्तान JF-17 को कई एयर शो में इस तरह प्रेजेंट करता है कि ये बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, पर सच्चाई तो वही जानता है। इस एयरक्राफ्ट का 2018 में जो दाम था वो $25 मिलियन था और आप जानते हैं कि पाकिस्तानी रुपी किस प्रकार से बहुत तेजी से नीचे गिरा है। तो इस एयरक्राफ्ट की जो एक सबसे खास बात ये थी कि ये सस्ता होता था, इसको कम पैसे देके ज़्यादा नंबर में आप ख़रीद सकते थे, वह भी अब पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है क्योंकि उसको इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा अपनी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा अब JF-17 के कस्टमर मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इसके स्पेयर पार्ट का प्रोडक्शन चालू रखना चीन के लिए महंगा काम होने वाला है और पाकिस्तान को ये जो स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी महंगे मिलने वाले हैं, जिससे कि उनको ऐसा लगता था कि ये एयरक्राफ्ट सस्ता एयरक्राफ्ट है, पर अब जाके ये एयरक्राफ्ट महंगा एयरक्राफ्ट, इसके अलावा कमियों से भरपूर एयरक्राफ्ट होने वाला है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।